नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। पूरे देश में इस वक्त अगर कहीं सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर है तो वो है दिल्ली एनसीआर, जहां की हवा बेहद खतरनाक हो चली है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई का स्तर 400 से ज्यादा या उसके आसपास बना हुआ है। पूरा एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। नोएडा में जहां 529 दर्ज की गई, गुरुग्राम में 478 एक्यूआई दर्ज किया गया। दोनों ही अत्यधिक खतरनाक यानी गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली सरकार, जिन्होंने वायु गुणवत्ता के गंभीर स्तर को देखते हुए प्राइमरी तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश देने पड़े, अपने 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश देना पड़ा, जबकि निजी कार्यालयों को इसका पालन करने की सलाह दी गई। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताते हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से क्या आदेश दिए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, घर से काम करेंगे। जरूरी सामान ला रहे ट्रकों को छोड़ बाकी ट्रकों की दिल्ली एंट्री बैन कर दी गई है। दिल्ली में शनिवार से सभी प्राथमिक स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए। BS4 इंजन वाले डीजल व्हीकल्स की दिल्ली में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मीडियम गुड्स व्हीकल यानी MGV और HGV पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक और CNG से चलने वाले ट्रकों को दिल्ली एंट्री में छूट दी गई है। डीजल वाहन BS6 पर दिल्ली एंट्री पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। BS6 चल सकते हैं। जरूरी और आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को छूट मिलेगी। पेट्रोल से चलने वाली कारों, इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों को छूट रहेगी। हाईवे, सड़क और फ्लाईओवर निर्माण पर दिल्ली एनसीआर में रोक लगा दी गई है। ग्रैब स्टेज 4 में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। ऑडियन फॉर्मूले पर भी दिल्ली सरकार विचार कर रही है। अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि ऑडियन फॉर्मूले पर दिल्ली में गाड़ियां चलें। तो तमाम चीजें जिनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, आप इनको ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार देखते भी रहेंगे। और इसके साथ साथ आज जिस प्रकार का हमारा कार्यक्रम है आपका डॉक्टर, उसमें अगर आपको डॉक्टर से बातचीत करनी है, सीधी बात करनी है, प्रदूषण के स्तर को लेकर आपको यह जानना है कि कोई तकलीफ आपको हो गई है तो भी आप बात कर सकते हैं, और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है तो भी आप बात कर सकते हैं। छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, महिलाओं को कौन सी चीजें ध्यान रखनी है वो इन नंबर के जरिए आप बात करेंगे। तो प्रदूषण के स्तर के चलते लोगों के सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में परेशानी के साथ साथ हार्ट के मरीजों को भी दिक्कत हो रही है। छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्गों को भी प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आज आपका डॉक्टर में वायु प्रदूषण से बिगड़े हालात में क्या करना है और क्या नहीं करना है, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, इस पर बातचीत करेंगे। जिस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर शरद लखोटिया, आई स्पेशलिस्ट हैं। लोकेश मान, चेस्ट डिजीज एक्सपर्ट हैं। दोनों डॉक्टर से बात करेंगे। मेरे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर लोकेश जी और डॉक्टर शरद जी। पहला सवाल डॉक्टर शरद मैं आपसे करना चाहूंगा कि इस वक्त जो प्रदूषण का स्तर है 400 के पार है, कहीं कहीं इसके आसपास है, और कुछ जगहों पर ये 500 का भी स्तर पार कर गया है, बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। कितना ज्यादा घातक है, खासकर सेहत के लिहाज से? देखिए, ये जो एयर पोल्यूशन है ये बहुत ही नुकसानदेह स्थिति है जी। और इसको हल्के से लेना ठीक नहीं है। हर साल हम देखते हैं इस समय में ये तकलीफें आती हैं और तभी हम जगते हैं। जी। क्यों ना हम पहले से प्रावधान रखें। देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ, आंखों में बहुत ज्यादा इफेक्ट है इस समय में, और आप देखते हैं कि पोल्यूशन दोनों तरफ से है। एक आउटडोर पोल्यूशन है, एक इंडोर पोल्यूशन है। जी। आउटडोर पोल्यूशन में हम देख रहे हैं कि वेहिकुलर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, और आपके गैसेस हैं तरह तरह की, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये सारी गैसेस जो है, आंख एक ऐसा ऑर्गन है जो डायरेक्ट एक्सपोजर में है, और जो पर्टिकुलरली व्हीकल खुद चलाते हैं, जैसे कि
साइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, डायरेक्ट हवा आंख में आती है और ये पोल्यूशन का इफेक्ट होता है। आंखों में इरिटेशन होना, रेडनेस होना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होना, पानी आना, लाल होना, खारिश होना, आंखें बार बार मलने की इच्छा होना, कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिसे अब लोगों ने मान लिया है कि ये तो एक सामान्य सी चीज हो गई है। लेकिन ये इसके जो प्रभाव हैं आंखों पे, ये माइनर से लेके कितने मेजर तक होंगे, ये तो एक बहुत बड़ा विषय है। और अगर इसके बारे में अगर जानकारी देने लगूं तो बहुत आश्चर्य होगा लोगों को कि इतनी भयंकर बीमारियां भी हो सकती हैं। साथ में जो शारीरिक बीमारी तो आप बताएंगे ही कि जो लंग और हार्ट से एसोसिएटेड और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से है, पर आंखों में इतनी जबरदस्त बीमारियां, यहाँ तक कि मोतियाबिंद से लेके रेटिना में ARMD के चेंजेस से लेके काला मोतिया ग्लोकोमा से लेके आप डायबिटिक रेटिनोपैथी को प्रिसिपिटेट कर सकते हैं। और आंखों में ड्राई आई डिजीज जो सबसे कॉमनली मैनिफेस्ट हो रहा है, वो सिम्टम बढ़े जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर एक बहुत गहन दृष्टि से विश्लेषण करना जरूरी है। जी, बिल्कुल, इन पर गहनता के साथ विचार करना ज़रूरी है, विश्लेषण करना ज़रूरी है और ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अब एक सवाल मेरा डॉक्टर लोकेश मांझी आपसे रहेगा, अगर हम अपने चेस्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण जो प्रभावित करता है, फेफड़ों पर भी प्रभाव डालता है, दुष्प्रभाव डालता है। किस तरीके का असर ये डाल रहा है और इन दिनों में खासकर जो लोग सांस के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा ये खतरनाक है? नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अगर बिना पोल्यूशन भी अगर चेस्ट डिजीज के जो पेशेंट हैं उनको हर सांस में वैसे ही तकलीफ होती है जी। अगर पोल्यूशन का लेवल उसमें डस्ट, नोक्सियस गैसेज जैसे न कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे जो जहरीली गैसें हैं, जहरीली गैसें वो गैस सांस के साथ हमारे श्वास नलियों में जाती है। वहां पर एक तरह से मानो गाल के अंदर का जो म्यूकोजा होता है वैसी त्वचा होती है, उसको इरिटेट करता है। और लंबे टाइम तक अगर पोल्यूशन के अंदर है तो वहां पर परमानेंट सूजन रहना, इन्फ्लामेशन और ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, COPD, इवन कई बार एलर्जिक ब्रोंकाइटिस इस लेवल तक हो जाती है कि पेशेंट उससे कभी निकल ही नहीं पाता है। और जो इनिशियल स्टेज में जो चेस्ट के डिजीज के पेशेंट होते हैं वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं। कुछ पेशेंट जैसे नॉर्मल COPD के पेशेंट हैं, अगर या अस्थमा के पेशेंट है, स्टेबल चल रहे हैं ट्रीटमेंट पर, अगर वो इस पोल्यूशन की चपेट में आ गए तो डेफिनेटली उनका अस्थमा बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाता है। COPD का पेशेंट ICU तक भी पहुंच जाता है जी। और उनकी जो एक्चुअल में जो उनकी एज है वो कम होने लगती है। जो जो एक्सपोजर बढ़ता है एज कम होने लगती है जी। तो इनका बहुत ही दुष्प्रभाव फेफड़ों पर पड़ता है, क्योंकि बाकी ऑर्गन तो चलो ठीक है डाइल्यूट होके ऑर्गन तक पहुंचे, लेकिन लंग्स ऐसा ऑर्गन है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जिसका काम ही बाहर से हवा लेकर बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करना है जी। वो डायरेक्ट एक तरह से फिल्टर का काम करता है। और फिल्टर ही जब पोल्यूशन के कारण से खराब होने लग जाएंगे तो लंग फेलियर तक भी बात पहुंच जाती है। जी, ठीक है। तो ये अहम जानकारी है, लेकिन इस पर हमें सावधानी क्या रखनी, इस पर भी एक एक करके बात करते हैं। डॉक्टर शरद से मैं बात करना चाहूँ। डॉक्टर शरद, आँखों को इस प्रदूषण से बचाने के लिए बहुत अहम है, शरीर का एक ऐसा अंग है जो एक बार ख़राब होना शुरू हुआ और फिर ऐसे हालात में कई बार देखा जाता है कि लोग इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, समय पर इलाज न लेने की वजह से उन्हें आँखों की रोशनी तक भी गंवानी पड़ती है। कोई बेसिक ऐसी जानकारियाँ, बेसिक चीज़ें जिनका ऐसे मौसम में ध्यान रखा जाए तो आंखें हमारी सेफ रहेंगी? देखिए, ये बहुत जरूरी है कि जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा हो बाहर तो आप इंडोर ही रहें, बाहर ज्यादा एक्सपोज ना हो। एक और बात बता दूं कि ड्राई आई डिजीज आज विश्व में एक ऐसी बीमारी हो गई, आंखों में ड्राइनेस,
हर दूसरा इंसान अफेक्टेड है, यानी इसकी ग्लोबल प्रिवलेंस 38% से ज्यादा है जी। और इंडिया में 48% से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जब ये ड्राई आई इतनी प्रिवलेंट है और कंप्यूटर में काम इतना ज्यादा है जिसके कारण स्क्रीन टाइम के कारण भी हो रहा है, ये पोल्यूशन जो है ये इस सिचुएशन को वर्स कर रहा है। अब इतना पोल्यूशन होने के कारण देखिए गैसियस पोल्यूशन है, आपके पार्टिकुलेट मैटर्स है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, PM10, ये इतने ज्यादा अफेक्ट करते हैं। PM2.5 आप सब जानते हैं ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है और गैंग्लियन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, यानी सेल्स को जो नर्व सिस्टम की सेल है उनको विनाश करता है, जिसके कारण ग्लोकोमा में इंसिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा गया। जहां पोल्यूशन ज्यादा है वहां काला मोतिया के चांसेस भी ज्यादा हैं, ARMD के ज्यादा, यानी एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन के भी चांसेस ज्यादा हैं। और सबसे ज्यादा जो मैनिफेस्ट होता है वो ड्राई आइज मैनिफेस्ट हो रहा है। अब ड्राई आइज के लिए मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ क्या करना चाहिए। पहले तो आप आंखों को स्वच्छ पानी से धोइए, तो टैप के पानी से मत धोइए, टैप वाटर सही नहीं है। पीने वाला पानी से आंख धोनी है, 1 बार या 2 बार। ज्यादा बार धोएंगे तो ये भी समझिए कि ड्राई आई कंडीशन ऑलरेडी है। जो आंख के अंदर 3 लेयर होते हैं टीयर फिल्म के, बाहर का लिपिड होता है, फिर ज्यादा पानी होता है, फिर म्यूसिन होता है। लिपिड लेयर को अगर आपने वॉश आउट कर दिया तो पानी वैसे ही सूख जाएगा। जो ऑयली लेयर है ये MGD की कंडीशन है, माइबोबियन ग्लैंड डिस्फंक्शन, जो बड़ा कॉमन बीमारी है आज के दिन, हर दूसरे इंसान को है। ऑयल कम बन रहा है, अगर ऑयल आपका जो नेचुरल ऑयल को भी आपने सफाई कर दी तो ड्राइनेस बढ़ जाएगी। इसीलिए आप जब भी बाहर निकले 1 बार 2 बार आपने दिन में कर लिया सफाई, और वो भी पीने वाले पानी से। इसके बाद आप गॉगल्स पहनिए। ठीक है, आपने एक अहम जानकारी डॉक्टर शरद आप बात कर रहे हैं कि आंखों को इतनी ज्यादा बार भी ना धोएं कि उनका लिक्विड खत्म हो जाए, और जिस वजह से ये चीज बहुत, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर निकले हम, हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद घर से बाहर निकल रहे हैं, उसके बाद आते तुरंत फिर आंखें धो लेते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर आंखों को धो लेते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है, इस पर मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप रोशनी डालें। हाँ बिल्कुल, तो ये इसीलिए लुब्रिकेंट डालिए, लुब्रिकेंट ड्रॉप आपके आई स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे। आप अपने आप से दवाइयां ना डालें। कई बार स्टीरॉइड वगैरह आप दवाइयां देते हैं जिससे आराम मिलता, तुरंत केमिस्ट से लेके आ जाते हैं, वो बहुत नुकसान कर सकती हैं। तो लुब्रिकेंट ऑन द शेल्फ भी मिल जाती है, अदरवाइज भी मिलती है। ये डालिए, गॉगल्स पहनिए, प्रोटेक्ट रखिए अपनी आंखों को, और आप हाइजीनिक अपना रखिए, गंदा मत रखिए, आंख के आसपास सफाई रखिए। एलर्जी की भी एक तकलीफ होती है, आंख को खुजाना नहीं है, पार्टिकुलेट मैटर्स आंख के अंदर रब करके अंदर चले जाएंगे, तो आप वॉश करके उनको सफाई कर लीजिए। इसके अतिरिक्त आंखों के लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आप बढ़िया खाना, पौष्टिक खाना खाइए। ओमेगा-3 फैटी एसिड से आपके टीयर सिक्रीशन क्वालिटी इंप्रूव होती है। ऐसे ही न्यूट्रिशियस खाना अगर खा के चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों की इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। बढ़ी हुई इम्यूनिटी आपका प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि आपको जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं ये तो अफेक्ट करेंगे क्रॉनिक, लेकिन लंबे समय तक बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। आज विश्व में ये कहा जा रहा है कि 87 लाख पर ईयर तो खाली पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं। तो कितना क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कितना कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स है, कैंसर प्रोड्यूसिंग है। आंखों के अंदर तो सभी तरह की बीमारियां लॉन्ग टर्म में, ये कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, ARMD, यूवीआइटिस, ये सब तरह के चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ तक देखा गया पार्टिकुलेट 2.5 जो है ये आपका काला मोतिया जिसमें प्रेशर नहीं पड़ता वो करता है, और PM10 जो है ये तो चाइल्डहुड ग्लोकोमा तैयार कर रहा है। अब रिसर्चेस शुरू हो गई हैं और ये बता रही हैं कि पोल्यूशन का लॉन्ग टर्म पे आंखों पे बहुत बुरा असर है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पोल्यूशन लेवल ही कंट्रोल किया जाए। और हम तो एक साधारण AQI लेवल के बियॉन्ड हम तो उस स्थिति में है जबकि बहुत खतरनाक स्तर पे पहुंच गया है। तो आप ये सोचिए कि हमें कितनी जरूरी है कि अपनी अवेयरनेस के अलावा देश को और हमारे राज्य को पूरी तरह से सुरक्षित रखना। तो दोनों तरफ से जिम्मेदारियां हैं। पर्सनल मैं एक सजेशन दूंगा कि जो आपका इंडोर पोल्यूशन है उसमें एक टोबैको स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा आपके कुकिंग से है और
और कई तरह की बर्निंग है, जिस तरह की करने से भी होता है पोल्यूशन। जी। तो टोबैको स्मोकिंग आप बिल्कुल बंद करिए। टोबैको आप रोज के 40 सिगरेट जितना धुआं तो आप कंज्यूम कर ही रहे हैं, 40 सिगरेट पीने जितना। और इसके ऊपर अगर अगर स्मोकर्स लोग अगर ये सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो वो अपना नुकसान करेंगे, लोगों का नुकसान करेंगे, ड्राई आई स्पॉट बढ़ाएंगे। तो वो बंद करें और घर का वातावरण साफ रखें, वेंटिलेशन अच्छा रखें, अंदर इंडोर प्लांट्स और बाहर के माहौल के अंदर प्लांटेशन रहे ताकि स्वच्छता बनी रहे। जी, तो बिल्कुल। इंडोर पोल्यूशन आउटडोर पोल्यूशन दोनों को आपको समझदारी से काम ठीक है। लेना है और आंखों को सुरक्षित रखना है और अच्छा खान पान रखना है। एक लौटूंगा तो आपसे कुछ और मसलों पर बात करेंगे। एक छोटा सा सवाल अब मेरा डॉक्टर लोकेश मान से रहेगा। लोकेश मान जी बताएं कि छाती की जकड़न और उसमें इन्फेक्शन, प्रदूषण का उसमें असर होना, सांस के रोगी पहले से ही हैं, इन तमाम लोगों को बहुत सी सावधानियां रखनी चाहिए। चाहे एनवायरनमेंट साफ सुथरा है तब भी ध्यान रखना है, लेकिन अगर ऐसा वातावरण है तो ऐसे वातावरण में उन्हें और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप क्या सजेस्ट करेंगे जो दर्शक इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें पता चले कि इस मौसम में हमें कौन कौन सी चीज़ें जिनका ख्याल रखना इतना ज़रूरी है कि ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कतें, जैसे आपने पहले कहा कि बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। शमशेर जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पोल्यूशन, अगर मान लो रूटीन पेशेंट अगर अस्थमा का, दमा का या ब्रोंकाइटिस का या कोई भी लंग इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, न्यूमोनिया का पेशेंट या कोविड के बाद जो फाइब्रोसिस हो रही है, वो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि आपको डस्टी एनवायरनमेंट से दूर रहना है। जैसे अपनी फसल निकालते हैं या हल चलता है या घर का कोई काम होता है, जैसे कलर पेंट हो रहा हो या नया मकान बनता हो या कोई मकान में तुड़ाई या कुछ ऐसा हो रहा हो जहाँ पर डस्ट एनवायरनमेंट हो, उससे बचने की सलाह। दूसरा, अगर आप स्मोकिंग करते हो, चाहे एक्टिव स्मोकिंग यानी खुद स्मोक करते हो या परिवार में आपके पास बैठने वाला दूसरा स्मोक करता हो, जो पास में बैठता है उसको भी वो उतना ही नुकसान पहुंचाती है। तो ऑलरेडी जिन पेशेंटों को चेस्ट की डिजीज है और आप स्मोक ले रहे हो तो आप बीमारी तो आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा ही रही है। स्मोकिंग है वो अलग से ऊपर से एक आपने दुश्मन पाल रखा है जो अपने फेफड़ों को अलग से नुकसान पहुंचा रहा है। अब तीसरा जो पोल्यूशन, हम मानते थे कि गांवों की हवा बिल्कुल शुद्ध है, ऐसी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से और जो दिल्ली एनसीआर या कोई फैक्ट्री वाले एरिया के आसपास के जो गांव है उनका पोल्यूशन भी बिल्कुल हाई लेवल पर है। तो जो दमा वाले जो पेशेंट हैं, अस्थमा के जो पेशेंट हैं या चेस्ट की किसी भी तरह की बीमारी के पेशेंट हैं, उनको हम इंडोर रहने की सलाह देते हैं। अपनी दवाइयों को बिल्कुल टाइम के ऊपर लें, दवाइयों में कोई चूक ना करें। अगर आपका अस्थमा, दमा या ब्रोंकाइटिस या डिजीज अनकंट्रोल्ड हो रही है, आपकी तकलीफ बढ़ रही है, जैसे कि आपकी खांसी बढ़ रही है, आपको सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही है, या फिर आप छाती में जकड़न महसूस कर रहे हैं, या आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लग रहा है, तो आप तुरंत अपने जो चिकित्सक हैं, चेस्ट फिजिशियन है या अपने नियर बाय जो प्राइमरी फिजिशियन होते हैं, उनसे आप तुरंत कंसल्ट कीजिए और इसका इंतजार नहीं करें कि मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि अब वो कंडीशन नहीं रही है। पोल्यूशन के कारण से ये डिजीज है, इनका इंसिडेंस दिन ब दिन मतलब डबलिंग होता जा रहा है। अभी सीओपीडी की अगर बात करें, ये सिर्फ स्मोकिंग और पोल्यूशन से होता है जी। ये डिजीज अभी पूरे इंडिया के अंदर सेकंड नंबर कोज है मोर्टेलिटी का जी। सबसे हाईएस्ट जो डेथ रेट है वो स्ट्रोक जी, नेक्स्ट सीओपीडी। बड़ी बात जी। तो सीओपीडी इस कारण इंडिया में दिन प्रतिदिन, और हो सकता है आने वाले 5 से 10 सालों में ये पहला कारण बन जाए। तो क्यों ना अभी हम जागरूक, आपके द्वारा जागरूक करें जनता को, और सरकार भी अपने लेवल पर प्रदूषण को कम करने की कोशिश करे, ताकि जो प्रीमेच्योर डेथ हो रही है सीओपीडी की वजह से, ब्रोंकाइटिस की वजह से, आईएलडी की वजह से, उनको हम टाइम पर ही रोक सके जी। और एक बेहतर वातावरण
जिससे फेफड़ों को नुकसान ना हो, वो हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को दे सकें। जी बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी आपने दी है मान साहब। डॉक्टर लखोटिया, अब एक अहम और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सरकारी स्तर पर कोशिशें हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हम बड़े ठोस कदम उठा रहे हैं, और ये कहा जाता है कि वो कदम इतने ठोस होते हैं कि वो उठते ही नहीं हैं। अब उसमें राजनीति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, एक दूसरे को कमतर आंकने का प्रयास होता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। हम उस पर नहीं जाएंगे, उस पर तो डिबेट हम करते रहेंगे। जब कभी इस तरह के कार्यक्रम हम करते हैं तो सवाल पूछा जाता है, तो उनके इसी तरीके की एक दूसरे पर ढालने की बातें आती हैं। अपने स्तर पर कोशिश क्या करें घर में, क्योंकि इस वातावरण में छोटे बच्चे, बुजुर्ग, और चाहे गर्भवती महिलाओं की बात करें या वो कोई बीमार जो लोग हैं, वो तो कम से कम घर में ही रहें। लेकिन घर में भी ऐसी कोशिशें क्या की जाएं ताकि घर का वातावरण साफ सुथरा रहे। बहुत से ऐसे पेड़ पौधों की बात आती है, छोटे छोटे पौधे घरों में सजाने की बात आती है। ये प्रयास कितने कारगर हो सकते हैं? नहीं, ये बहुत कारगर है। देखिए, आप इंडोर आप प्लांटेशन करिए, बहुत तरह तरह के प्लांट्स आते हैं जो एयर पोल्यूशन में बड़ा फायदा देते हैं। इसके अलावा एयर प्यूरिफायर भी एक अच्छा उपाय है, लेकिन एयर प्यूरिफायर इतना अफोर्डेबल आम जनता के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक्सेसिबल इतना नहीं है, उसकी मेंटेनेंस, उसका फिल्टर करना। लेकिन ये जितने उपाय हैं ये जरूर करने चाहिए। प्लांटेशन तो एक ऐसी चीज है जो कि आप हर एवं साधारण इंसान भी कर सकता है घर में, जिधर से हवा बैल्कनी साइड में आपने लगाया, ये बहुत बढ़िया है। दूसरा, सिगरेट स्मोकिंग ना करें। तीसरा, हवा का इंडोर जो है, कई कंजेस्टेड घर होते हैं जिसमें धूप, पानी, हवा साफ नहीं निकलती है, उसका इंतजाम करना है। जब भी कंस्ट्रक्शन हो, चीजें हो, आपको ये इंश्योर करना है कि हवा अच्छे से पास होती रहे, क्योंकि वो एयर पोल्यूशन, इंडोर एयर पोल्यूशन बड़ा खतरनाक होता है। ज्यादा वो लोग सामान इस्तेमाल न करें, स्टोव का, गैस के, वो जो जिसमें कोई आपको फ्यूल बर्न करना पड़ता है, तो उस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। और सरकार भी इतना प्रोत्साहित कर रही है कि चूल्हे आज के दिन हर जगह पहुंच रहे हैं, और पुरानी तरह की वो चीजें जिनसे कि पोल्यूशन और फ्यूम्स पैदा होते थे वो अब अवॉइड हो रहे हैं। गरम गरम गैसेस जो निकलती हैं ऑयल वगैरह के कारण, उससे भी अपने को सफाई रखें। तो ये बेसिक चीजें हैं। आप एयर पोल्यूशन को घर के अंदर इंडोर कंट्रोल करिए। बाहर का निकलने का देख के पोल्यूशन, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में, उस समय पोल्यूशन हावी हैवी होता है, शाम के वक्त ज्यादा होता है, तो धूप जब निकलती है तो उस समय आप सैर कर सकते हैं, वो शायद बेहतर समय होगा। तो ये मिला के करना है। बट ओवरऑल इसमें ये सरकार की नीति और आपकी नीति और आपका खान पान और आपका इम्यूनिटी, ये बड़ा काम करने वाला है। आज आपको अपने को मानसिक स्तर से भी अपने को स्वस्थ रखना, आनंद में रखना है, खाने पीने का अच्छा ध्यान रखना है। पोल्यूशन से बचने के लिए आपको पौष्टिक खाना, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कई तरह की चीजें वो खानी है। जंक फूड अवॉइड करना है। स्लीपलेसनेस, नींद कम लेना, या आपको टेंशन या एंग्जाइटी ज्यादा होना, ये चीजों को भी ध्यान रखना है। इन सब चीजों से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतनी आप ये चीजों से मुकाबला करेंगे, बाहर के एलर्जन से भी और पोल्यूटेंट से भी। तो ये चीजें हैं। और बाकी आप साफ स्वच्छता रखनी है। इन्फेक्शन, एलर्जी बड़ी जबरदस्त फैल रही है। एनजीडी की प्रॉब्लम, जैसे आंखों में माइबोबियन ग्लैंड डिस्फंक्शन इतना कॉमन है। ड्राई आईज का 86% रीजन है। इसके लिए लिड की क्लीनिंग कराना एक आई स्पेशलिस्ट से, और उसके बाद कई बार माइबोबियन कंप्रेशन करके या उसका मसाज करके और नॉर्मल सिक्रीशन मेंटेन करते हैं, ताकि आपका आंखों का जो टीयर फिल्म का लिपिड लेयर है, वो उसकी मोटाई, जो थिकनेस है, वो बनी रहे। क्योंकि अगर उसमें भी कमी आ गई और उड़ने लगा, हाइपर ऑस्मोलोरिसिस हो गया, तो उससे क्या होगा, टिश्यू सेल डैमेज होगा। टिश्यू सेल डैमेज होने से एक इंफ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली डैमेज करेगा आंख के स्ट्रक्चर को। तो ये एक शॉर्ट में बताने की चीज है कि जितना हम सहजता सोच रहे हैं कि हल्की सी आंख लाल नहीं है, ये आंख के ग्लैंड को नष्ट कर देगी, गॉबलेट सेल्स खराब कर देगी, माइबोबियन ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देगी। फिर एक ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जब आंख खोलना मुश्किल हो जाएगा। 10-20 साल बाद इसका असर आएगा।
तो ये इसको हल्के में न लें, अभी से ध्यान रखें, आई स्पेशलिस्ट से बराबर कंसल्ट करें। बिल्कुल। जब भी आंखों में दिक्कत आए, स्पेशलिस्ट कोई की ऐसी राय लेके प्रॉब्लम क्रिएट उसका होती है इंतजाम करें। तो हमें तुरंत आँख के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब डॉक्टर लोकेश मान, एक सवाल ये आपसे कि जैसे कि डॉक्टर शरद भी बात कर रहे हैं कि बाहर ना निकलें, सुबह सैर व्यायाम करने का जो एक प्रयास हम करते हैं, अक्सर अब भी हम देखते हैं कि लोग सुबह सुबह बहुत जल्दी घर से बाहर निकल जाते हैं 5 बजे 6 बजे के आसपास, और उस वक्त प्रदूषण का स्तर जो है बहुत हाई लेवल का होता है। उन लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, घूमने फिरने निकलें, क्योंकि कुछ लोगों को कई तरह की बीमारियां होती हैं, उनको घूमना ज़रूरी भी होता है। तो अगर घूमना ज़रूरी है तो उस दशा में क्या क्या सावधानी रखकर घर से बाहर निकलें, और अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? शमशेर जी, जो डॉक्टर शरद ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर आप पहली बात तो अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आंखों की या कोई क्रोनिक डिजीज है जैसे किडनी की या लीवर की या कोई हार्ट की डिजीज है या आंखों की डिजीज है, तो आपको बाहर घूमने नहीं निकलना है। क्योंकि आप खुद पोल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, अपने आप को डाल रहे हैं कि हाँ ठीक है, मेरे पास, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ तो मुझे जो दिक्कत होनी है वो और बढ़ जाएगी। अगर फिर भी मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके कोई बीमारी नहीं है और वो घूमना चाहते हैं, तो पूरा प्रोटेक्शन लेके कि हल्का कपड़ा चेहरे पर बांध लें, आंखों पर गोगल्स, जो लाइट जो गोगल्स है वो लगा लें। लेकिन कोशिश यही करें कि जैसे अभी दिल्ली एनसीआर की आप बात कर रहे हैं, तो ये तो जो सांस लेने के लिए काबिल नहीं है, वो पेशेंट अगर व्यायाम करेगा, एक्सरसाइज करेगा, दौड़ेगा, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो और बढ़ेगी, और जो वो पोल्यूशन को और अंदर अपनी जगह लेगा, स्पीड के साथ अंदर लेता है, और ज्यादा स्पीड के साथ अंदर जाएगा जी। आप नॉर्मल ब्रीथ लेते हैं 16, 17, 18 ब्रीथ पर मिनट। जब आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी एक्सरसाइज की जो श्वास की दर है वो 30, 35, 40 तक पहुंच जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो, आपने अपने अंदर जो पोल्यूटेड जो एयर है उसकी जो लेने की जो है वो आपने डबल ट्रिपल 4th टाइम कर लिया आप। मतलब आप पोल्यूशन को खुद अपने अंदर बुला रहे हैं कि हाँ ठीक है, मेरे अंदर 3 गुना 4 गुना पोल्यूशन हो। तो जिस टाइम अभी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक और छोटा सा इसमें मैं पूछना, बहुत से लोग ऐसे जो जानते नहीं है, शायद ध्यान नहीं रखते हैं, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के शीशे खोलकर गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी 70-80 की स्पीड में चल रही है, तो उनको लगता है हम तो बैठे हुए गाड़ी में, हमें क्या दिक्कत है, लेकिन 70-80 की स्पीड से वो हवा उनसे टकरा रही है। जैसे हम स्पीड से दौड़ते हैं, उनके साथ भी इसी तरह की दिक्कतें हो सकती हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप गाड़ी दौड़ा रहे हो, शीशे खुले हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम करेगी। अगर रेड लाइट के ऊपर भी जनरली हम लोग रुक कर अपना शीशा नीचा करते हैं कुछ मिनट, कुछ सेकंड के लिए, तो हमारा दम घुटने लगता है, क्योंकि रेड लाइट के ऊपर इतना पोल्यूटेड एयर होती है। तो आप अगर ऑलरेडी एनवायरनमेंट की जो एयर है हमारे लिए जो बेहतर है वो है, अगर उसका पार्टिकुलेट मैटर का जो डेंसिटी है वो अराउंड 50-100 तक हो, बेहतर है। लेकिन इस टाइम तो 500 क्रॉस कर रहा है जी, जो एक तरह से मतलब हम बिल्कुल धुआं के पास खड़े, धुआं गुबार के बिल्कुल वहां खड़े हैं जहां पर खूब स्मोक हो रखा है, खूब धुआं निकल रही है, खूब डस्ट उड़ रही है। तो उस एनवायरनमेंट में आप कितनी देर तक और नॉर्मल रह सकते हैं? भाई आपके लंग अच्छे हैं जी, आपकी आंखें अच्छी हैं, वो कितनी देर तक उसको टॉलरेट करेंगे? ठीक है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, अल्टीमेटली आपके लंग, आपके जो ऑर्गन है वो जवाब देने लग जाएंगे। और एक बात मैं बता दूं, लंग्स के अंदर अगर कोई डिजीज 1 से 2 सप्ताह के ज्यादा रहती है तो परमानेंट डैमेज करती है जी। चाहे वो कोई इन्फेक्शन हो, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे आप स्मोकिंग के द्वारा पोल्यूशन लेते हो, सारी चीजें आपको अफेक्ट करती है जी। अगर मान लो ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन भी अगर ट्रीट नहीं हुआ अर्ली एज पे, तो फेफड़ा पूरा खत्म तक हो जाता है। मतलब छोटी सी बीमारी का एक लंग कंप्लीट खत्म हो जाता है जी। तो जितना जल्दी हो हम पहले तो बचाव करें, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे टू
अवॉइड द जस्ट डिजीजेज। अगर फिर भी आपको एक्सपोजर हो रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करें, और टाइम पर अगर प्रॉब्लम है आपको तो टाइम पर अपने चिकित्सक से सलाह लें और एक उनके एक अनुसार और इसी चलें। बीच छोटा सा सवाल डॉक्टर लोकेश जी आपसे, आप ही से, उसके बाद में शरद जी आपके पास आऊंगा। छोटा सवाल कि हम पूरे दिन भर ऐसी जगहों पर काम करते हैं, घर से बाहर निकलना भी पड़ता है, बहुत से लोगों की एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनकी तो मजबूरी भी होती है, तो घर जाएं, घर जाकर ऐसा क्या करें कुछ खाने का पीने का जिसकी वजह से वो जो दिन भर का पोल्यूशन अंदर गया है एक तरह से उसकी सफाई हो जाए। क्या प्रयास करें रूटीन में, ताकि गले में, नाक में, मुंह में, फेफड़ों में ये चीज़ें चली गई हैं, तो उसका रूटीन में एक तरह से सफाई होती रहे, क्योंकि लोगों को काम ऐसे ऐसे काम करने भी पड़ेंगे, उसके बिना काम चलता भी नहीं है। देखिए, ऐसा आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जो पत्थर की खदान में जो लोग काम करते हैं जी। उनको सिलिकोसिस 9 टाइप की एक डिजीज होती है। उसमें पत्थर का जो बुरादा होता है, बिल्कुल बारीक बुरादा, जिसको अपन पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, 2.5 से कम की जो डस्ट होती है वो डस्ट लंग्स में जमा हो जाती है और वो परमानेंट डैमेज करती है जी। वो इक्वल टू कैंसर होती है। कभी ठीक नहीं होती। आदमी अगर 10 साल काम करे तो 25 की उम्र में, 30 की उम्र में, 35 की उम्र में, 40 की उम्र भी नहीं पकड़ पाता हुआ। घर का मेन कमाने वाला होता है। तो पोल्यूशन के कारण जो हमें नुकसान हो रहा है, हम घर जाके उसकी भरपाई नहीं कर सकते। पहली बात तो ये जी। फिर भी एक हेल्दी डाइट प्रोटोकॉल और अच्छा खाना, अच्छा एनवायरनमेंट घर पर, वो चीजों करके हम उसकी कुछ जो डिले कर सकते हैं। लेकिन पोल्यूशन में अगर आप पूरे दिन में 2 घंटे भी रहते हैं तो बहुत डेंजरस है। जी। पत्थर की खदान में काम करने वाला पूरे दिन में 2-3 घंटे काम करता है हाई डेंसिटी स्टोन माइन के अंदर, लेकिन उसके लंग्स विद इन 5 ईयर्स 10 ईयर्स इतने खराब हो जाते हैं कि वो मान लो कि अगर 20 साल का आदमी काम करने लग गया तो वो 30 की उम्र भी नहीं पकड़ पाता जी। कम से कम। कैंसर का आदमी कई बार अच्छा ट्रीटमेंट लेता है तो अच्छी एज पकड़ लेता है, लेकिन सिलिकोसिस का पेशेंट तो डेफिनेटली उम्र पकड़ ही नहीं पाता। वो एक तरह से पोल्यूशन का ही नतीजा है। जी। ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके आपको पोल्यूटेड जगह को, जहां पर डेंसिटी ज्यादा है, जैसे दिल्ली एनसीआर में, तो अभी गवर्नमेंट भी जैसे प्रयास कर रही है कि आपको इंडोर रह के काम करो, ओड इवन में काम करो, तो आप अच्छा सा मास्क लगाएं, सर्जिकल या N95 मास्क है, वो बेटर है, जिसके कारण से जो एयर जा रही है कुछ पार्टिकुलेट मैटर तो आपके कम हो रहे हैं एयर में। और अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो आप एसी का यूज करें, ना कि आप विंडो खोल के चलें। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो खिड़कियां दरवाजे जहां पर पोल्यूशन ज्यादा है तो वो बंद रखें। जी। तो ये सावधानी रखनी चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं, इनका ध्यान रखते हैं, तो बहुत सी दिक्कतें उनसे हम बच सकते हैं। सावधानी, खुद की सुरक्षा, जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे बेहतर रहेगा। अब डॉक्टर शरद जी से एक सवाल मेरा, हम प्रदूषण की बात करें या कोरोना संकट की बात करें, तो एक महत्वपूर्ण चीज़ जिसका लोगों ने कहीं ना कहीं उनकी संज्ञान में चीज़ें आई भी, पालन करना भी शुरू किया, मास्क का इस्तेमाल करना शुरू किया पूरे देश ने। और आज वो मास्क न सिर्फ कोरोना से बचाता है, बल्कि वो मास्क हमें इस प्रकार की दिक्कतों से भी बचाता है जो प्रदूषण के लेवल के इतना बढ़ जाने के बाद लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो कर रहे हैं। इस प्रयास को किस तरह से आप देखते हैं डॉक्टर शरद? देखिए, मास्क पहनना एक अच्छी बात है, लेकिन मास्क से आपका ये पोल्यूशन नहीं रुक सकता है, क्योंकि अभी एक तो देखिए कि मास्क लोगों ने कम कर दिया है वापस से। जो कोरोना का डर था, ये समय था, वो निकल गया है मोरलेस। अब लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और पोल्यूशन का लेवल अचानक, अभी आपने देखा दिवाली के बाद पोल्यूशन किस तरह से ग्राफ बढ़ा है। तो ये मास्क वैसे तो एक समय में ये फायदा दे रहा था और N95 जब पहन रहे थे तब तो बहुत अच्छा दे रहा था, हॉस्पिटल डॉक्टर्स वगैरह सबने पहना। लेकिन इस समय तो एक ऑर्डिनरी मास्क लोग पहन रहे हैं, उससे उतना सेफ नहीं है, उतना सोल्यूशन नहीं जाता है। फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आपको ये समझना है कि PM 2.5 एक ऐसा पार्टिकुलेट मैटर है जो डायरेक्ट ब्लड में जा सकता है और अंदर आपके आर्टरी, वेन,
अंदर बॉडी ऑर्गन्स के अंदर नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका उपाय तो हमको बाहर का पोल्यूशन रोकना ही है। इंडोर की हम जहां तक बात करें, आंखों के लिए मैं स्पेसिफिकली कहूंगा कि साफ सफाई ध्यान रखना, गॉगल्स पहनना, प्रोटेक्टिव कॉन्टेक्ट लेंस वेयरर्स पर्टिकुलरली अपना डॉक्टर से जांच कराते रहें। जिनको आंखों में इरिटेशन है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो ज्यादा देर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उनको आई स्पेशलिस्ट को दिखवा के चेक करते रहना है। क्योंकि देखिए, आपकी वैसे ही जब ब्लिंकिंग रेट नॉर्मली 16 से 17 पर मिनट होती है, अगर ये 6 से 7 हो जाती है जब आप स्क्रीन पे होते हैं, तो वैसे ही एमजीडी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, माइबोबियन ग्लैंड डिस्फंक्शन। और ये पोल्यूशन अगर और बढ़ा देगा तो आंखों के अंदर और ज्यादा नुकसान कर देगा। तो आई स्पेशलिस्ट आपकी आंख देख के आपको एक ऐसे स्टेज पे ले आएगा कि डैमेज नहीं होने देगा आंख को। अब डैमेज अगर बढ़ गया तो आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। तो इसको स्पेशलिस्ट को दिखाते रहेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको तकलीफ हो तो उसके लिए स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लेने से एटलीस्ट नुकसान को बचाया जा सकता है जो लॉन्ग टर्म का है, और शॉर्ट टर्म के अंदर आपको फायदा और उसको नसीहत दी जा सकती है। ओवरऑल लोगों से मैं ये कहूंगा कि गंदगी से बचिए, आप प्रोटेक्टिव ग्लास पहन लीजिए। अगर आपका ज्यादा देर तक स्कूटर और साइकिल और खुले हवा से आपका कांटेक्ट है तो आंखों को बिल्कुल बचा के रखना जरूरी है। पौष्टिक खाना खाइए, सिगरेट नहीं पीजिए, न पीने दीजिए लोगों को, आसपास लोगों को अवॉइड करिए। घर में इंडोर प्लांटेशन लगाइए। ज्यादा गैसियस चीजें जहाँ तोड़ फोड़ और मकान रिपेयरिंग ये सब और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस एरिया से आप अवॉइड करिए, अपने आप को बचा के रखिए। और स्वस्थ रहने के लिए आपको मानसिक रूप से प्रसन्न रहना है, शरीर का ध्यान रखना है। जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा होता है उस समय बाहर नहीं निकलना है, और आपको जब भी तकलीफ हो स्पेशलिस्ट की राय लेके अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। यही ओवरऑल मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, एक निष्कर्ष के तौर पर यही महत्वपूर्ण है कि ऐसे मौसम में हम खुद अपना ख्याल रखें, और अगर दिक्कत चाहे आँख से जुड़ी है, चाहे सांस से जुड़ी है, ऐसी कोई भी दिक्कत जो प्रदूषण की वजह से आपको हो रही है, आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं। अगर आप अपना प्रॉपर तरीके से चेकअप नहीं कराते हैं तो फिर ये चीज़ें आपको जीवन भर परेशान कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शरद, डॉक्टर लोकेश मान जी हमसे बातचीत के लिए। तो डॉक्टर शरद जी, डॉक्टर लोकेश मान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और आज हम चर्चा कर रहे थे प्रदूषण के इस बेहद ख़तरनाक स्तर से होने वाली परेशानियों पर। इन परेशानियों से खुद को बचाएं कैसे। सबसे अच्छा रास्ता, बेहतर रास्ता यही है कि अपने स्तर पर जितना प्रयास हो सके करें। प्रदूषण से जहाँ जहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं उन जगहों पर जाने से बचें। सरकारी स्तर पर कोशिशें करना तो सबसे ज़रूरी है ही। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं उस पर सियासत ज़्यादा होती है, काम कम होता है, और जिस वजह से इस वक्त दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। लोग सांस के मरीज़ हो रहे हैं, आँखों की दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं, हार्ट डिजीज़ भी लगातार बढ़ रही है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि इस वजह से लोगों की मौत तक हो जाती है। इसलिए महत्वपूर्ण यही है कि आप खुद अलर्ट रहें, अपने आसपास के लोगों को अलर्ट करें। कहीं पर इस प्रकार का प्रदूषण का काम चल रहा है उन लोगों को भी अवेयर करें। और महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी, मस्ट कहूँगा, सरकारों को, चाहे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, सियासत छोड़ें और इस प्रदूषण को कम करने के लिए कारगर कदम उठाएं। तभी दिल्ली एनसीआर को गैस चैम्बर बनने से रोका जा सकता है। नहीं तो फिर हर साल हम इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे और उस चर्चा का नतीजा शून्य ही रहेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।